प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है क्लास 4 विषय सामाजिक ज्ञान सप्ताह 11 उपविषय भारत के तटीय क्षेत्र को हल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, वो है भारत के तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर कुछ इन्होंने हिंट या संकेत दे रखे हैं, सुहावना, बारिश, कांडला, ठंड, पश्चिम। तो इनमें से ही हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। जो भी सही शब्द होगा वो हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए बच्चों, हम अपना पहला वाक्य पढ़ते हैं। तिरुवनंतपुरम में दिसंबर और जनवरी में भी क्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आएगा बेटा, ठंड नहीं होती है। वहाँ पर मौसम सुहावना बना रहता है। यहाँ पर दिसंबर जनवरी में जब दिल्ली या उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर उस टाइम पर भी ठंड नहीं होती है। चलिए दूसरा वाक्य है, समुद्र तट के पास के स्थानों में मौसम कैसा रहता है। बेटा सुहावना मौसम रहता है। वहाँ पर हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर सुहावना मौसम बना रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 3, भारत के तटीय भागों पर भारी क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तटीय भाग जो होते हैं, समुद्र के जो आसपास का एरिया होता है, उन पर भारी बारिश होती रहती है। भारत का रेगिस्तान तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। कौन से वाला तट बेटा, गुजरात से केरल। तो ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी तट। तो यहाँ पर आ गया पश्चिमी तट। ठीक है, रेगिस्तान बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बेटा, कांडला। तो आप लोगों को ये वाले अपनी नोटबुक में लिखने हैं, कांडला बंदरगाह। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सत्य, ठीक या असत्य, गलत का निशान लगाइए। चलिए हमारा पहला वाक्य है, गोवा अपने समुद्र तटों और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, गोवा समुद्र तट के लिए और वहाँ पे जो गिरजाघर होते हैं, जो चर्च होते हैं, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटका में है। ये वाला भी ठीक है बेटा। केरल का पूरा पश्चिमी भाग समुद्र तट से है। बिल्कुल, जब भारत, जैसे ये भारत का नक्शा है मैंने बनाया, तो केरला का जो पूरा जो पश्चिमी हिस्सा है वो यहाँ पर समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए अगला, कोच्चि केरल का एक बंदरगाह है। यस बिल्कुल है। पांचवा, कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। बिल्कुल बेटा, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, जो लास्ट पॉइंट है। दिल्ली में नारियल के कई पेड़ है। गलत, दिल्ली में नारियल के पेड़ नहीं बेटा। ये नारियल के पेड़ जो होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं, जैसे केरला हो गया, है ना, केरला की तरफ बहुत सारे आपको नारियल के पेड़ दिखाई देंगे। समुद्री तटों पर ये पेड़ ज़्यादातर होते हैं। तो दिल्ली में तो समुद्र है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये नारियल के पेड़ भी नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सातवां वाक्य है, तीनों समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं। यस, जैसे मैंने आपको बताया, ये भारत है। भारत का निचला हिस्सा यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर। तो ये तीनों यहाँ पर आकर मिलते हैं। ये कन्याकुमारी भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अगला, पोंगल उत्सव चावल की फसल की कटाई पर मनाया जाता है। बिल्कुल, जब धान की फसल धान की फसल जब तैयार हो जाती है, तब हम पोंगल उत्सव मनाते हैं। धान यानी कि चावल की फसल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही होता है, तो तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल में नौका दौड़ का आयोजन नहीं होता है। ये गलत है बेटा। केरल में बहुत बड़े और बहुत अच्छे से नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। ये बिल्कुल सही है, जो कि है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए। पहला है बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए कौन सा होगा, विदेशी पर्यटक, मछली चावल, मुंबई पोर्ट, सूर्योदय या नौका दौड़।
तो महाराष्ट्र में क्या है बेटा, मुंबई पोर्ट है, मुंबई बंदरगाह है। गोवा, गोवा में क्या आएगा, विदेशी पर्यटक, क्योंकि गोवा में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। कर्नाटक, कर्नाटका में क्या आएगा बेटा, कर्नाटका में आएगा मछली चावल, वहाँ पर लोग ज़्यादा मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। केरल, केरल में क्या आएगा बेटा, केरल में होता है नौका दौड़, बोट रेस होती है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में सूर्य उदय और सूर्य अस्त, सूर्य उदय और सूर्य अस्त का सीन जो है बहुत सुंदर होता है। तो कभी आप जब कन्याकुमारी घूमने जाओ तो ये ज़रूर देख कर आना वहाँ पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंदरगाह किसे कहते हैं और किन्हीं 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखो। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बेटा हम बंदरगाह की बात कर रहे थे, तो बंदरगाह किसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हो? और किन्हीं 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम भी लिखने हैं। तो बंदरगाह समुद्री तट का वह भाग जहाँ से, लिखिए पहले, समुद्री तट का वह भाग जहाँ से समुद्री जहाज आते व जाते हैं। तो क्या हो गया बेटा, ये समुद्री तट का वह भाग जहाँ से समुद्री जहाज आते और जाते हैं, और वहीं से उन पर माल लादा भी जाता है और उतारा भी जाता है। जो समुद्री जहाज होते हैं भारी भरकम, वो माल को इधर से उधर लेकर जाते हैं ना, तो समुद्री तट का वह भाग जहाँ से माल को लिया जाता है और उतारा जाता है, और जहाँ पर आकर समुद्री जहाज रुकते हैं। अब किन्हीं 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से बंदरगाह है बेटा? तो चलिए बच्चों 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखते हैं। पहला है मुंबई, मुंबई बंदरगाह, इसको हम पोर्ट भी बोल सकते हैं। और दूसरा है कोच्चि, जो कि कहाँ है, केरल में है, कोच्चि बंदरगाह। और मुंबई वाला कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड बेटा, हाँ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। क्या आपने दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है? सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ सूर्योदय देखें और अपने अनुभवों के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। कन्याकुमारी में सूर्योदय की तस्वीर। तो ये बेटा कन्याकुमारी जो कि भारत का दक्षिणी छोर है, उसकी तस्वीर है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कल सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, अपने मम्मी पापा को बोलो कि हमें जल्दी उठाएं, और आपको सूर्योदय की तस्वीर देखनी है कि सूर्योदय कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी हैं, 5 लाइनें लिखनी है कि आपको कैसा फील होता है या वातावरण कैसा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा जीवन कौशल, आपातकालीन सहायता। प्यारे बच्चों, हमें जीवन में कई बार आपातकाल में दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, इमरजेंसी में, जैसे चोरी होने पर पुलिस की, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की और अस्पताल की। ऐसे में तुम्हें इन्हें बुलाने के लिए इनके फ़ोन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। नीचे कुछ आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए तथा एक छोटे चार्ट पर लिखकर अपने घर के मुख्य जगह पर चिपकाएँ। तो ये वाले नंबर आपको ज़रूर याद होने चाहिए, इनको इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर है पुलिस का बेटा, जैसे चोरी चकारी होने पर हमें मिलाना होता है तो 100 नंबर है। आग लगने पर 101 नंबर पर डायल करना होता है, जिससे आग बुझाने की गाड़ी जो होती है, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी, वो आ जाती है। रोगी वाहन एम्बुलेंस, दुर्घटना की स्थिति में ये नंबर मिलाते 102। यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लिए 103 होता है। बाल सहायता चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 1098। महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 1091।
पिताजी का फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपने पापा का फ़ोन नंबर याद करके लिखना है और यहाँ पर अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर याद करके लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। खाना पीना, बारिश के मौसम में बनने वाले विशेष पकवान जैसे पकोड़े, घेवर इत्यादि खाना। गतिविधि, गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनाएं। खेल, तस्वीर में केवल आँखों को देखकर चेहरा पहचानने वाला खेल खेलें। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपनी आज की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। चलिए आप लोग एक बार दोबारा से इस वाली वर्कशीट को देखिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू।